सो गाइस, जैसा कि हमने BTTS सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अब मित्तल फैमिली के ऊपर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने हमला कर दिया था, जहां पर उनके दो काफी पावरफुल एल्डर्स आए होते हैं जिनके नाम थे युंडू और युनचा, जो कि पूरी की पूरी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की सेना को संभाल रहे थे। और उन्होंने यहाँ पर आकर सबसे पहले आइस एम्परर से यही कहा था कि आप शाओ फैमिली के बचे कुछ लोगों को हमारे हवाले कर दो, जिससे कि हम आपके ऊपर जो हमला करने वाले हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन आइस एम्परर अपना सर कटा सकते हैं, किसी के आगे झुक नहीं सकते, और इसीलिए वो अपनी सेना के साथ में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की सेना से लड़ जाते हैं। आइस एम्परर वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन जब उनके ऊपर डुअल अटैक किया जाता है तो डो हुआंग लेवल वालों के साथ ही साथ वहाँ पर तो डो वैंग लेवल वाले भी आ चुके थे, जिससे कि आइस एम्परर की जान और मित्तल फैमिली सभी के सभी खतरे में पड़ जाते हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ पर एंट्री हुई होती है शाओयान की, जिसने पूरे के पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को अकेले ही चैलेंज कर दिया था। और तभी वो अपने सभी के सभी साथियों को भी वहाँ पर बुला लेता है, यानी कि अब यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ने वाली है। इसके बाद अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रॉयल फैमिली की तरफ, जहाँ पर हम रॉयल मास्टर को देखते हैं जो कि ये सारी की सारी चीजें दूर से ही देखे जा रहे थे। और उनको अब इस बारे में भी पता चल चुका है कि मित्तल फैमिली की मदद करने के लिए अब वहाँ पर शाओयान आ चुका है। इसीलिए वो कहने लगते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि शाओयान यहाँ पर वापस आ जाएगा, लेकिन इस लड़के ने जो करके दिखाया है उसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया। और अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को अपने इरादों में कामयाब होने के लिए दांतों से पसीना आने वाला है। इसीलिए फिर वो यहाँ पर अपने ग्रैंड डॉटर याओई से कहते हैं कि अगर आज के बाद से मिस्टिक क्लाउड सेक्ट वाले किसी के भी ऊपर जियामा एम्पायर में हमला करेंगे तो वो लड़ाई हमारी भी कहलाएगी, और हम भी उनका कंधे से कंधा मिलाकर पूरा पूरा साथ भी देंगे। इसीलिए वो याओई से कहते हैं कि तुम जाओ और शाओयान से मिलो, और हमारी रॉयल फैमिली का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए शाओयान के ऊपर। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग मौका देखकर उसकी मदद करने के लिए आए हैं। तो याओई कहती है कि ठीक है ग्रेट ग्रैंडफादर, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से हमें मित्तल फैमिली की मदद करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अभी सही समय है जब हम उनकी मदद करने के लिए जाएं, क्योंकि जिस वक्त वो लोग हारने वाले थे तब हम वहाँ पर नहीं गए। इसीलिए हमें उनके प्रति अच्छा बनने से ज्यादा पहले उनकी मदद करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मौका देखकर अपना इम्प्रेशन अच्छा जमाना चाहिए। तो ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ तुमने भी सही कहा। इसके बाद अब हमें मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की सेना को दिखाया जाता है, जहाँ पर युंडू और युनचा के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वो लोग जैसे ही देखते हैं कि अब आइस एम्परर की तरफ से लड़ने के लिए बहुत ही बड़ी सेना आ चुकी है, जिसमें एक से बढ़कर एक वॉरियर भरे पड़े हैं। इसीलिए उनके मन में भी ये डर बैठ जाता है कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। लेनियान और लिनज़ोया उन लोगों को अपने बहुत ही गजब गजब के पोज दिखाते हैं ताकि वो दुश्मनों को ऐसे ही दहशत में डाल दें। तभी आइस एम्परर शाओयान से कहने लगते हैं कि क्या ये सभी के सभी तुम्हारी टीम के लोग हैं? तो शाओयान कहता है कि हाँ, और मैं मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मौका देखकर मित्तल फैमिली पर अटैक किया है, हम इनमें से एक भी वॉरियर को जाने नहीं देंगे। तभी युंडू और युनचा शाओयान से कहने लगते हैं कि ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने डो हुआंग के 2 बैटल किंग और डो वैंग के 7 बैटल किंग्स खड़े हैं। तो शाओयान कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बात तो मैंने भी नहीं सोची थी कि जब मैं वापस लौट कर आऊंगा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की तरफ से मेरे लिए इतने बड़े बड़े गिफ्ट सामने होंगे, और मैं इन सभी को आज अपने सामने ही खोलना चाहता हूँ। तो युंडू से कहने लगता है कि आखिर अब तुम करना क्या चाहते हो? तो शाओयान कहता है कि मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ना चाहता। जिसके पर तुरंत ही बाद शाओयान की टीम हमला करना शुरू कर देती है, जहाँ पर सबसे पहले लिंगयान और लिनज़ोया बहुत ही शानदार तरीके से अटैक कर देते हैं, जो कि वहाँ पर आए हुए 7 डो वैंग के वॉरियर्स के साथ में लड़ रहे थे। साथ ही साथ शाओले भी यहाँ पर अपनी बहुत ही जबरदस्त पावर को दिखा रहा था। और ये लड़ाई शुरू होने के बाद युंडू और युनचा शाओयान से कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में इन जहरीली पावर्स का घूंट पीना चाहते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगा, क्योंकि हम लोगों का इकलौता टारगेट केवल तुम ही होगे, और अगर बच सको तो बच के दिखाना। इसके बाद फिर वो दोनों ही ऑर्डर देते हैं कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स, हमारा ये ऑर्डर है कि मित्तल फैमिली में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई एक भी बचेगा तो उसको भी चीर कर रख देना, क्योंकि अब इस लड़के ने कसम खा ही ली है कि वो मित्तल फैमिली का नामो निशान मिटवा कर ही मानेगा। इसके पर तुरंत ही बाद मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के वॉरियर सीधे बढ़ने लगते हैं याफेयर और मित्तल फैमिली को खत्म करने के लिए। और जैसे ही शाओयान की नजर जाती है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी सेना अंदर की तरफ जा रही है, तो फिर वो अपनी फुल स्पीड के साथ में उनको रोकने के लिए चला जाता है। और जैसे ही युंडू युनचा उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो आइस एम्परर अपने स्वैग के साथ में दोनों से ही कहते हैं कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूँ, जरा एक बार मुझसे तो मुकाबला कर लो। जिसके पर अगले ही पल शाओयान बिजली की रफ्तार से अपने दुश्मनों की सेना को खत्म करने लगता है। कुछ वॉरियर्स को तो पता भी नहीं चला होगा कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। तभी शाओयान शाओली से कहता है कि भाई जरा मेरे साथ में आओ, और वो दोनों ही मित्तल फैमिली के पैलेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब काफी बड़ी फौज याफे की तरफ जा रही होती है, और अब तो उन लोगों के पास में तीर भी नहीं बचे होते। और एक बंदा जैसे ही
यहाँ पर याफे पर हमला करने वाला था तो शाओयान बिजली की रफ्तार से जाकर उसे याफे की आंखों के सामने अपनी ग्रीन फ्लेम की मदद से खत्म कर देता है। ये शायद उसने याफे के सामने अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए किया होगा, क्योंकि वो चाहता तो वो उस बंदे को नॉर्मली भी मार सकता था। उसी वक्त शाओली भी अपनी थंडर पावर से काफी सारे वॉरियर्स को खत्म कर देता है। तभी शाओयान याफे से फ्लर्ट करते हुए उससे कहने लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को 3 सालों से नहीं देखा, लेकिन अब तुम देखने में तो पहले से ज्यादा प्रीटी लगने लगी हो। जिससे कि याफे थोड़ी खुश होने के साथ साथ इमोशनल भी हो जाती है और वो कहते हैं कि क्या तुम 3 सालों से इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। तो शाओयान उससे कहता है कि तुमने पिछले 3 सालों में मेरी शाओ फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके लिए मैं तुम्हारा कई बार शुक्रिया अदा करूं तो वो भी कम होगा। तभी याफे बताती है कि वैसे तुम्हारे बड़े भाई वहाँ पर हैं, लेकिन शाओली और शाओयान उनके पैरों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। शाओयान तुरंत ही उनके पास में जाकर देखता है और अपने भाई के पैरों को पैरालाइज देखकर उसका पूरा शरीर ही कांपने लगा था। उसके बड़े भाई कहते हैं कि तुम लोग वापस लौट कर आ गए, मेरे लिए तो यही काफी है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पैर पैरालाइज हो चुके हैं, जब तक ये मेरे दोनों भाई मेरे साथ में है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और तुम दोनों तो वैसे भी मुझे एकदम मस्त दिखाई दे रहे हो। तभी वो शाओली से कहने लगते हैं कि वैसे तुमने इन 2 सालों में खुद को डो वैंग लेवल पर कैसे पहुंचा लिया, लेकिन चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। शाओली बताता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये सब कुछ मेरे लिए मेरे भाई शाओयान ने ही किया है, नहीं तो मेरे पास में आकर इतनी एबिलिटीज कहाँ से ही आ पाती। मुझ में उतना टैलेंट नहीं है जितना कि मेरे थर्ड ब्रदर के अंदर है। लेकिन शाओयान तो केवल अपने बड़े भाई के बारे में सोच कर ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा था। वो अपने गुस्से को छुपाते हुए मिस्टर शाओडिंग के सामने बैठ जाता है और उनसे कहने लगता है कि भाई इन बीते हुए सालों में आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और आपको जिंदगी के लिए इतना ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ा है। तो शाओडिंग कहते हैं कि मैं अकेला थोड़ी हूँ जिसने संघर्ष किया, तुमने भी तो खुद को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। और वैसे पिताजी तुम्हारे बारे में एकदम सही कहा करते थे कि तुम समय आने पर हमारी शाओ फैमिली के लिए एक नया सितारा बन के उभरोगे, और मुझे लगता है कि अब वो समय करीब भी आते जा रहा है। तो फिर शाओयान उठकर अपने बड़े भाई से ये कहने लगता है कि हमारी शाओ फैमिली और आप आज के बाद कभी भी दूसरों के हंसी का पात्र नहीं बनोगे और हमें कभी भी ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा। तो शाओडिंग कहते हैं कि हाँ मैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है। तभी शाओयान यहाँ पर याफे से कहता है कि अभी थोड़े टाइम के लिए आप अपनी सेना को वापस बुला लीजिए और इन पूरे के पूरे लोगों को खत्म करने का जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने बहुत ही ज्यादा स्वैग के साथ में हवा में उड़ते हुए ये कहने लगता है कि जिसने भी मित्तल फैमिली को परेशान किया अब वो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि आज उन सभी का आखिरी दिन होने वाला है। और फिर वो यहाँ पर अपने फ्लेम्स को कंबाइन करके एक ऐसी टेक्निक को समन करने लगता है जो कि एक ही बार में सैकड़ों लोगों को खत्म करने की ताकत रखती थी, और उसे वो सीधा स्प्रेड कर देता है मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की सेना के ऊपर, जिससे निकलने वाली वेव्स की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। शुरुआत में तो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की सेना को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस तरीके का अटैक है, जिसके फिर अगले ही पल वहाँ पर वो सभी के सभी वॉरियर्स गुब्बारों के जैसे ब्लास्ट होने लगते हैं। शाओयान के जितने भी दुश्मन इस वेव्स के कांटेक्ट में आ रहे थे उन सभी की बॉडी अपने आप ही पावर्स की मदद से ब्लास्ट होने लगती है, और इस तरीके का खतरनाक हमला देखकर वहाँ के सिपाही तो भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरीके के पावर्स को देखा ही नहीं है। शाओयान की ये वेव्स जितनी ज्यादा फैलती हैं उतने ही ज्यादा सिपाही मारे जाते हैं, जिसको देखकर याफे और शाओयान के बड़े भाई बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। आखिर ये कौन सी टेक्निक है जिसमें अपने दुश्मन को बिना टच किए ही खत्म कर दिया जा रहा है, तक कि इसकी वजह से तो छुपे हुए सिपाही भी मारे जाते हैं। और शाओयान का इतना खतरनाक रूप देखकर उसके बड़े भाई कहते हैं कि अब ये वो शाओयान नहीं रहा जो कि एकदम सॉफ्ट हर्ट वाला लड़का था, अब तो वो अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब खंजर से देना जानता है। और वैसे ये चीज उसके लिए और उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा सही भी है। और वहाँ के काफी सारे सिपाही चिल्लाते हुए भागने लगते हैं कि हम इस तरीके से नहीं मरना चाहते। लेकिन वहाँ पर उन लोगों को रोकने के लिए आ जाती है याओई, जो कि अपने कुछ वॉरियर्स के साथ में मित्तल फैमिली की मदद करने के लिए आई हुई थी। और वो कहते हैं कि अभी तुम लोगों को इतनी जल्दी क्या है यहाँ से भागने की, तुम सभी ने मिलकर हमारे इंपीरियल कैपिटल पर हमला किया है जिसकी तुम सभी को सजा मिलेगी। और अब इसके आगे की जो फाइट होने वाली है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।